नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल आईएएस विजन में। और आज का जो लेक्चर है वो बहुत ज्यादा अहम है इस कॉन्टेक्स्ट में कि जब गवर्नमेंट के ऊपर इतने सिवियर एलिगेशंस लग रहे हैं कि पेगासस स्पाईवेयर के थ्रू बहुत सारे लोगों पे एक जो इशू आ रहा है स्नूपिंग का, वो सामने निकल के आ रहा है। तो हम ये भी देखेंगे कि राइट टू प्राइवेसी को सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से अपना राइट टू लाइफ के तहत आर्टिकल 21 जो अभी अभी हमने कंप्लीट किया है, तो उसके तहत उसको एक फंडामेंटल राइट माना और किस तरीके से इस डोमेन को एक्सपेंड करते हुए बहुत ही बेहतरीन तरीके से राइट टू प्राइवेसी हर एक इंडिविजुअल का एक मौलिक अधिकार बताया गया। और प्राइवेसी के मॉडर्न टाइम्स में मायने क्या हैं, इसके बारे में भी हम लोग जरूर बात करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है, लास्ट तक बने रहिएगा और जरूर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड जितना हो सके इसे शेयर कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर हम लोग यहां पे देखें हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स क्या रहे कि किस तरीके से इसका डेवलपमेंट हुआ, तो आइए जरा देखते हैं। जैसा कि हम पिछले कुछ लेक्चर्स में देख चुके हैं कि हमारी जो जुडिशरी है वो राइट टू प्राइवेसी को आइडेंटिफाई नहीं करती थी, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है। कहीं पे भी ये मेंशन नहीं है कि हाँ, राइट टू प्राइवेसी एक मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है और इंडिविजुअल को ये होना चाहिए। तो इस बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मैंडेटरी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में अलग से मेंशन नहीं है, तो इसीलिए जुडिशरी भी इसको नहीं मान के चलती थी शुरुआती दिनों में। और हमें भी पता है कि जुडिशरी हमारी जुडिशियल रिस्ट्रेंट को फॉलो करती थी, दैट इज वाई ऐसा होता था। जैसे अगर हम केस उठाएं एमपी शर्मा वर्सेस सतीश चंद्रा डीएम दिल्ली 1954, 8 बेंच जजेस की सुप्रीम कोर्ट ने इसको कहा कि ये फंडामेंटल राइट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की 8 जजेस की एक बेंच कंस्टिट्यूट हुई एंड उसने इसको आइडेंटिफाई किया कि क्योंकि ये हमारे संविधान में एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है, अलग से मेंशन नहीं है, इसका जिक्र नहीं हुआ है, तो ये एक फंडामेंटल राइट नहीं है। उसके बाद अगर देखें तो 8 साल बाद ही खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 1962, इसमें 6 जजेस की बेंच थी और उसने ये कहा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलग से स्पेसिफिकली राइट टू प्राइवेसी किसी भी इंडिविजुअल की आइडेंटिफाई नहीं करता, मेंशन नहीं करता, तो इसीलिए हम लोग राइट टू प्राइवेसी हमारे लिए नहीं है और राइट टू प्राइवेसी कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। तो ये इसके हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और के.एस. पुट्टास्वामी, रिटायर्ड जज ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये जो केस है जरा इसकी बात कर लेते हैं, ये बहुत अहम। प्राइवेसी एक कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड राइट है विच मे नॉट ओनली इमर्ज फ्रॉम द गारंटी ऑफ, यानी कि आर्टिकल 20 से जो निकलता है, और उसके अलावा जो फ्रीडम, डिग्निटी, ये सब बड़े बड़े गोल सेट किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, और जो पार्ट 3 में ये बड़े बड़े गोल्स आइडेंटिफाई किए गए हैं, उसके लिए जरूरी है कि राइट टू प्राइवेसी दी जाए। तो ये बहुत ही लैंडमार्क डिसीजन था के.एस. पुट्टास्वामी रिटायर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली आइडेंटिफाई किया और सुप्रीम कोर्ट तब से क्लियरली मान के चलता है कि जी हां, राइट टू प्राइवेसी इंडिविजुअल का एक फंडामेंटल राइट है, अगर उसे डिग्निटी के साथ, फ्रीडम के साथ अपनी जीवन को जीना है तो, और जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में हर जगह मैंडेटरी है। और इसी वजह से आर्टिकल 21 के अंडर जुडिशियल क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करते हुए जुडिशियरी ने इस राइट को आइडेंटिफाई कर दिया, इस फंडामेंटल राइट को दे दिया अपने सिटीजन्स को। चलिए अब जरा इस पे आ जाते हैं कि पेगासस स्पाईवेयर क्या है। उससे पहले मैं आपको छोटी सी एक चीज बताना चाहूंगा कि इंडिया में सर्वेलेंस एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, और सर्वेलेंस
इज लीगल, सर्वेलेंस लीगल है, कि एक दायरे में रह के सर्वेलेंस हो सके वो लीगल है, लेकिन ये कतई लीगल नहीं है कि आप किसी की प्राइवेट स्पेस में घुस जाए, दैट इज नॉट लीगल, है ना। तो आपके ऊपर सर्वेलेंस की जा सकती है, निगरानी रखी जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ टेररिस्ट, एक एग्जाम्पल, आई एम नॉट अ टेररिस्ट बट फॉर एग्जाम्पल कि मैं एक टेररिस्ट हूं, तो और मेरी वजह से, मेरी एक्टिविटीज की वजह से इस देश को खतरा है, इसकी नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है, तो ऑब्वियसली मुझे सर्वेलेंस पे रखा जा सकता है। सर्वेलेंस का मतलब मुझे निगरानी में रखा जा सकता है, मेरे ऊपर 24 आवर सर्वेलेंस किया जा सकता है। बट हैकिंग इंडिया में इलीगल है, हैकिंग इलीगल है, हैकिंग नहीं कर सकते, सर्वेलेंस की जा सकती है, और दोनों में अंतर है। हैकिंग का मतलब जैसे आपने मेरा कोई फोन है उसको क्लोन कर लिया, अगर आपने मेरा फोन क्लोन कर लिया तो वो हैकिंग में आएगा, राइट। लेकिन अगर आपने मेरे घर के आगे 4 लोग बिठा रखे हैं जो सिविल ड्रेस में हैं, जिनसे मुझे कोई परेशानी नहीं है, जो मेरे ऊपर निगरानी रखे हुए हैं, तो दैट सर्वेलेंस इज लीगल। वो भी तब जब नेशनल सिक्योरिटी का मामला, हैकिंग लीगल नहीं है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के इस इवोल्यूशन को समझिए कि आर्टिकल 21 से आपको ये जानना होगा कि कैसे इवॉल्व हुआ हमारा संविधान, और किस तरीके से धीरे 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 करते करते आज राइट टू प्राइवेसी हमें मिल चुका है। बहुत ही अच्छे तरीके से हम उसे फॉलो भी करते हैं। चलिए, तो आइए अब आ जाते हैं पेगासस स्पाईवेयर। इसके ऊपर पूरा देखिए, आपको पता होगा कि इसमें हुआ क्या था, और अब मैं आपको यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हम लोग डिस्कशन करेंगे सुप्रीम कोर्ट का इस पे क्या स्टैंड है, और किस जगह आके सुप्रीम कोर्ट एंड जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, यूनियन गवर्नमेंट है, इसमें टसल चल रहा है। चलिए, पेगासस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। एक इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट था जिसमें 17 मीडिया हाउसेस, बड़े बड़े मीडिया हाउस, वॉल स्ट्रीट जर्नल आपने नाम सुना होगा, है ना। तो ऐसे बड़े बड़े मीडिया हाउसेस ने क्या किया था, ये पास आए थे और इन्होंने एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म किया था, जिसकी वजह से ये जानने की कोशिश की गई थी कि पेगासस प्रोजेक्ट के अंदर हो क्या रहा है। तो पेगासस क्या है, एक स्पाईवेयर है। स्पाईवेयर मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि स्पाइंग के काम आता है। इजरायली कंपनी है, एनएसओ ग्रुप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा बनाया गया है, और ये साइबर आर्म्स फर्म है। साइबर आर्म्स का मतलब है कि डिजिटल वॉरफेयर में काम में आने वाली टेक्नोलॉजी को डेवलप करती है ये, और ये जो है किसी के भी मोबाइल में सीक्रेटली भेजा जा सकता है, 1 क्लिक इंस्टॉल हो सकता है ये। मतलब फॉर एग्जांपल कोई एड देखते देखते ही वो पहुंचा दिया गया, तो इससे पता भी नहीं चलेगा यूजर को, और उसके फोन में वो जा चुका होगा, और ये मैक्सिमम एंड्रॉइड एंड आईओएस के सारे वर्जन्स पे वर्क करता है। इससे होता क्या है, देखिए ये इंपॉर्टेंट है। ये मैसेजेस रीड किए जा सकते हैं, कॉल्स ट्रैक की जा सकती हैं, पासवर्ड्स कलेक्ट किए जा सकते हैं, लोकेशन ट्रैक की जा सकती है, और तो और टारगेट के डिवाइस का माइक्रोफोन और कैमरा भी एक्सेस किया जा सकता है, जो कि सबसे बड़ा इश्यू, क्योंकि कोई भी इंडिविजुअल अपने प्राइवेट स्पेस में क्या कर रहा है, उसमें स्टेट को दखल अंदाजी देने का कोई अधिकार नहीं है, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्लियर किया है कि हमारा जो संविधान है आर्टिकल 21 के अंदर हमें ये स्पेसिफिकली राइट देता है, फंडामेंटल राइट देता है। ठीक, बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐप से निकाली जा सकती है, कौन कहां जा रहा है, क्या कर रहा है। सोचिए, कैमरा और माइक्रोफोन ही जब एक्सेस किया जा सकता है, तब तो बात ही हटाइए, बहुत कुछ किया जा सकता है इससे। ठीक है, और ये जो पेगासस सॉफ्टवेयर है, स्पाईवेयर है, इसको एनएसओ द्वारा बेचा जाता है जब इजरायली गवर्नमेंट ने इसको लाइसेंस दिया हुआ है, और ये सिर्फ और सिर्फ कहते हैं कि हम सॉवरेन नेशंस को ही सेल करते हैं, कि ऐसा सिर्फ और सिर्फ सॉवरेन नेशंस को ही किया जाता है। किसी जैसे फॉर एग्जांपल कल को मैं पहुंचू कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा जो दोस्त है वो सही नहीं है, वो मेरे दुश्मन से जाके मिल गया, मैं जाके खरीदू और उसके फोन पे डिप्लॉय कर दू, तो पहली बात ये $700,000 का तो सिर्फ सॉफ्टवेयर है, उसके बाद में इसको ऑपरेट करने के कॉस्ट अलग है, और दूसरी चीज सॉवरेन नेशन होना चाहिए, तो मैं कोई देश तो हूं नहीं, है ना, तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को नहीं, सिर्फ सॉवरेन कंट्रीज को बेचा जाता है।
ठीक। अब इसमें हुआ क्या था कि कुछ डॉक्यूमेंट्स लीक हुए थे और उन डॉक्यूमेंट्स में एक टारगेट की लिस्ट आई थी, टारगेट्स की लिस्ट थी जिनमें 50,000 फोन नंबर थे पूरे वर्ल्ड वाइड, ठीक है, जो कि इसके द्वारा टारगेट किए जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब किए गए हैं, एक टारगेट लिस्ट है, पोटेंशियल टारगेट्स जो कि हो सकता है टारगेट किए गए हों, अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग 50,000 लोगों का ये इंफॉर्मेशन था। उसके बाद में ये लीक का हुआ, ये फॉरबिडन स्टोरीज पे लीक हुआ, जिसने इस इन्वेस्टिगेशन को चालू किया था। और 300 इसमें से वो नाम है, नंबर हैं जो कि इंडिया को बिलोंग करते हैं। ठीक, अभी देखेंगे किन किन के नाम थे। अच्छा, ये चीज समझ लेना बहुत जरूरी है, ये एक 5 स्टार पॉइंट है, इसको जान लीजिए क्योंकि इससे कंफ्यूजन थोड़ा दूर होगा कि जो फोन नंबर है इस लिस्ट में आने का मतलब ये नहीं है कि इनमें इनकी स्पाइंग हुई है, इससे कोई कंफर्म नहीं होता, ठीक है, कि पैगासस का यूज हुआ। ये पोटेंशियल टारगेट्स भी हो सकते हैं, टारगेट्स की लिस्ट थी है। और सिर्फ फोन्स का जब एग्जामिनेशन किया जाएगा टेक्निकल टीम द्वारा, फोरेंसिक एग्जामिनेशन होगा, तभी बताया जा सकता है कि स्पाईवेयर इसमें प्रेजेंट था। सिर्फ नाम, अब उसमें लिस्ट में तो मैं भी नाम चढ़ा दूं अपना कि हाँ मेरे ऊपर भी स्नूपिंग की गई, मैं भी इंपॉर्टेंट पर्सन हूं। अच्छा, एक चीज ये भी हुई थी ऑन द फनी साइड, लोग ये भी क्लेम करने लग गए थे कि मेरे ऊपर भी स्पाइंग हुई है ना, तो कई लोग टू सी शो देयर इंपॉर्टेंस, बट and only 300 numbers were from India. क्या है? अब कौन कौन से वो लोग थे, इंडियन लोग थे जिन पे टारगेट्स हुए थे। ये जो पैगासस प्रोजेक्ट था, ये ऑपोजिशन लीडर्स जैसे राहुल गांधी है ना, और पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट, राइट, तो पॉलिटिकल प्रशांत किशोर है ना, टीएमसी में अभी जुड़ चुके हैं, टेक्टिशियंस, जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट, माइनॉरिटी लीडर्स, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, रिटायर्ड जजेस, रिलीजियस लीडर्स, यूनियन मिनिस्टर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स लाइक इलेक्शन कमिश्नर्स एंड हेड्स ऑफ सीबीआई। तो इन लोगों पे ये स्नूपिंग की का मतलब ये उन लोगों के नंबर है, ठीक है, तो ये नंबर लीक हुए थे। तो इनमें से क्या है कि एनालाइज किया गया और कंफर्म हुआ, कुछ फोन्स को एनालाइज करके कंफर्म हुआ कि हाँ पैगासस स्पाईवेयर द्वारा इनको टारगेट किया गया था, ठीक, क्योंकि बिना उसका फॉरेंसिक एनालिसिस के बताया नहीं जा सकता। अब फास्ट फॉरवर्ड होते हैं कि काफी हल्ला भी मचा और एक पिटीशन भी गई सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से क्या कहा, देखिए, सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस की बेंच थी, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत एंड जस्टिस हिमा कोहली, ये लोग थे इस 3 जजेस की बेंच में। इनका कहना था कि सिविलाइज्ड डेमोक्रेटिक सोसाइटी का रीजनेबल एक्सपेक्टेशन है प्राइवेसी। प्राइवेसी ऐसी चीज है जिसको छोड़ा नहीं जा सकता, और ये सिर्फ और सिर्फ जर्नलिस्ट या सोशल एक्टिविस्ट का कंसर्न नहीं है, हर एक सिटीजन ऑफ इंडिया को वायलेशन ऑफ प्राइवेसी से बचाना पड़ेगा। किसी की भी प्राइवेसी को वायलेट नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये जो जिसकी वजह से लोग अपनी चॉइसेस को, अपनी लिबर्टी के साथ एंड अपनी फ्रीडम के साथ अपनी लाइफ को जी सकें, ये जरूरी है, इसलिए प्राइवेसी को मेंटेन रखना, ठीक। कि और देखिए यहां पे ये भी बोला गया है कि इट इज अनडिनाइबल दैट सर्वेलेंस एंड द नॉलेज दैट वन इज अंडर द थ्रेट ऑफ बीइंग स्पाइड ऑन कैन अफेक्ट द वे एन इंडिविजुअल डिसाइड्स टू एक्सरसाइज हिज और हर ओन राइट्स। इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट इस बात को आइडेंटिफाई कर रहा है कि अगर किसी को पता है कि उस पर सर्वेलेंस हुई है ना, अगर किसी को पता है कि उसके ऊपर स्पाइंग की जा रही है, तो डेफिनेटली हो क्या सकता है, डेफिनेटली वो अपनी लाइफ को उस तरीके से नहीं जिएगा जिस तरीके से वो फ्रीडम के साथ जी सकता है। तो इसीलिए इस पैगासस इशू को रिजॉल्व करना, और अगर ये एलिगेशंस लग रहे हैं तो इसको सॉर्ट आउट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक। अच्छा,
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस चीज को डिनाई नहीं किया अभी तक, है ना। और कई मिनिस्टर्स ने ऐसा भी कहा है कि इसको तिल का ताड़ बनाया जा रहा है। और बहुत सारी कंट्रीज हैं, 45 कंट्रीज के का नाम है इसमें इसमें से इंडिया को ही इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि उसकी इमेज को डिमीन करना है। तो ये गवर्नमेंट के स्टेटमेंट्स थे। अच्छा, और गवर्नमेंट ने एक लूज या हम यूं बोले लिमिटेड एफिडेविट सबमिट किया सुप्रीम कोर्ट में, और वो सबमिट करते हुए कहा कि आप एक कमिटी बिठाइए जो कि चुपचाप यहां पे पता कर ले कि ये एलिगेशन सही है नहीं। एलिगेशंस को चेक कराने के लिए गवर्नमेंट, ये ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टसल कहां पे वो समझिए। एलिगेशंस को प्रूफ और अनप्रूफ कराने के लिए, चेक कराने के लिए गवर्नमेंट चाहती है कि एक कमेटी बिठाई जाए। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बार बार बोलने के बावजूद गवर्नमेंट ने ऑमनिबस एंड वेग डिनाइल किया। ऑमनिबस का मतलब है कि एक जनरल डिनाइल किया है, स्पेसिफिक डिनाइल नहीं किया है, रीजंस नहीं दिए, पॉइंट बाय पॉइंट समझाते हुए डिनाई नहीं किया है। ये एक जनरल डिनाइल है, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है। ठीक है, ये लीगल टर्म है, इसको समझना जरूरी है। जबकि गवर्नमेंट ने एक क्लियर स्टैंड लेने से मना किया है, कहा है कि नेशनल सिक्योरिटी के मामले में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। ठीक है, और पेगासस एलिगेशंस 2 साल पहले से आने शुरू हुए थे, लेकिन जैसा मैंने यहां पे बताया कि जो कुछ फोन थे उनका एनालिसिस किया गया, फॉरेंसिक एनालिसिस हुआ, तो ये एलिगेशन कुछ फोन्स में ट्रू साबित हुए। दैट इज वाई ये इशू अब और बड़ा बन के आ रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट का इस बारे में कहना यह है कि सिर्फ आप नेशनल सिक्योरिटी बोल दें, इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट चुपचाप देखता नहीं रहेगा। कि आप सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी के बेसिस पे ये कहें कि हाँ, नेशनल सिक्योरिटी को ब्रीच ना हो, नेशनल सिक्योरिटी पे एक थ्रेट है, इसी वजह से स्नूपिंग की जा रही है, इसी वजह से स्पाईवेयर को रिलीज किया गया, इसी वजह से जासूसी की जा रही है, तो सुप्रीम कोर्ट इसको चुपचाप नहीं देखेगा। और फर्दर इस बात को क्लियर करते हुए जस्टिस रमन्ना ने कहा कि हर बार आपको फ्री पास नहीं दिया जाएगा नेशनल सिक्योरिटी के मामले में। सिर्फ आप नेशनल सिक्योरिटी बोल देंगे और सुप्रीम कोर्ट चुपचाप देखता रहे, ये नहीं होगा। आपको एक्सप्लेन करना होगा कि नेशनल सिक्योरिटी पे थ्रेट कैसे था। जनरल डिनायल मत कीजिए, एक कॉमन डिनायल मत कीजिए, आप हर एक चीज को पॉइंट बाय पॉइंट एक्सप्लेन कीजिए। सुप्रीम कोर्ट का यह स्टैंड है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यह बहुत ही अमेजिंग स्टेटमेंट है जो कि विलियम पिट, फर्स्ट अर्ल ऑफ कैथम, इन्होंने दिया था। देखिए, और देखिए इसका डेप्थ समझिए, आपको फीलिंग आ जाएगा कि राइट टू प्राइवेसी कितना सेक्रेड है। द पुअरेस्ट मैन मे इन हिज कॉटेज bid defiance to all the forces of the crown. It may be frail, its roof may shake, the wind may blow through it, the storm may enter, the rain may enter, but the King of England cannot enter. All his forces dare not cross the threshold of the ruined tenement. वाह! अब इस कोर्ट का जरा मतलब समझते हो। सुप्रीम कोर्ट ने यही इस कोर्ट को एग्जैक्टली वर्ड बाय वर्ड कोट किया था। आप देख रहे हैं, ये सपोज दिस इज अ प्लेस जहां पे गरीब व्यक्ति रहता है, घर पे छत नहीं है, और ये किसी भी राजा, किसी भी एक पावरफुल पर्सन के लिए ये बहुत ही एक यूं कहें एक तरीके से कागज का दीवार है आंधी के सामने, जिसे जो जब चाहे तोड़ के जा सकता है। लेकिन भले ही छत जा चुकी हो, भले ही तूफान में इसको परेशानी का सामना करना पड़ता हो, भले ही इसकी छत टपकती हो, बारिश में ये भीगता हो, लेकिन किंग को और उसकी सेना को ये बिल्कुल अधिकार नहीं है कि वो बिना इसकी परमिशन के इसके घर में एक कदम भी रख सके।
एंड दैट इज द ट्रू एसेंस ऑफ राइट टू प्राइवेसी। एंड यही सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कोट किया था। वाह। चलिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, हम एलिगेशंस को चेक करने के लिए नहीं बनाएंगे, क्योंकि एक बहुत ही ब्यूटीफुल कोट जो इन्होंने कोट किया था लॉर्ड हर्वर्ड द्वारा, कि जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन बट ऑल्सो बी सीन टू बी डन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक सेटल्ड जुडिशियल प्रिंसिपल है कि ऐसा नहीं है कि जस्टिस एक कमरे में 4 लोगों के बीच में हो जाए। किसी ने, आपने मेरा मर्डर कर दिया और उसकी वजह से समाज में अस्थिरता आई, लेकिन जो जस्टिस है वो बंद कमरे में दे दिया जाएगा, सजा जो है वो 4 लोगों के बीच में सुना दी जाएगी। ऐसा नहीं, वो जस्टिस होता हुआ भी दिखना चाहिए पूरे दुनिया को, पूरे देश को, पूरी सोसाइटी को। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो जुडिशियरी से, जुडिशियल सिस्टम से जनता का विश्वास उठ जाएगा। और इसी चीज को लेते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, जो कि 3 जज की बेंच थी, इन्होंने एक्सप्लेन किया कि हम लोग सेंटर के ऑफर को रिफ्यूज कर रहे हैं, जो कि एक एक्सपर्ट कमेटी को बता रहा है इन्वेस्टिगेट दी एलिगेशंस, एलिगेशंस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। क्योंकि अगर ऐसा हुआ, अगर एलिगेशंस को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, तो उस वजह से फिर ये होगा कि सिर्फ और सिर्फ उन एलिगेशंस पे बात होगी, ये चेक होगा कि एलिगेशन सही है या नहीं। और अगर एलिगेशन सही है नहीं, तो ये तो वही बात हो गई कि 4 लोगों के बीच में ये बता दिया गया कि हाँ, एलिगेशन सही है या नहीं। तो जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन बट ऑल्सो बी सीन टू बी डन। बहुत इंपॉर्टेंट। तो इन्होंने टेक्निकल कमिटी का फॉर्मेशन किया, जो कि ये चेक करेगी, मैंने बताया था ना, जो कि बेसिकली फॉरेंसिक एनालिसिस करेगी। किसका? वो टारगेट फोन्स का, ससेप्टेबल फोन्स का, जिनका नंबर आया उसमें लिस्ट में आया था। और ये टेक्निकल कमिटी कौन ओवरसी करेगा, कौन लीड करेगा? सुप्रीम कोर्ट जज आरवी रविंद्रन, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज रिटायर्ड आरवी रविंद्रन। उसके बाद जस्टिस रविंद्रन को असिस्ट करेंगे आलोक जोशी, एक फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर 1976 बैच के। संदीप ओबरॉय, जो कि चेयरमैन है सब कमिटी के, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्डाइजेशन और इंटरनेशनल इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन या जॉइंट टेक्निकल कमिटी, इसके चेयरमैन है। और फर्दर 3 टेक्निकल मेंबर्स को इंक्लूड किया गया है। नवीन कुमार चौधरी, जो कि प्रोफेसर है साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल फॉरेंसिक्स के एंड नेशनल फॉरेंसिक साइंसेस के यूनिवर्सिटी गांधीनगर गुजरात के, ये क्या है, डीन है। और प्रभारन पी, जो कि प्रोफेसर है स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग अमृत विश्व विद्यापीठम अमृतपुरी केरला में। एंड अश्विन अनिल गुमात्से, जो कि चेयरमैन है इंस्टीट्यूट, एसोसिएट प्रोफेसर हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, आईआईटी बॉम्बे महाराष्ट्र में। तो एक टेक्निकल कोर टीम का फॉर्मेशन हुआ, जो कि फॉरेंसिक एनालिसिस करेगी और ये पता करेगी कि ये स्पाईवेयर के मतलब जो पेगासस स्पाईवेयर है वो छोड़ा गया था या नहीं। उसके बाद फिर बात होगी, बिकॉज जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन बट ऑल्सो बी सीन टू बी डन। तो ये इसका पूरा का पूरा प्रोग्रेस है। और तो और 8 वीक्स के बाद एक नया वापस से डेट दिया गया है, जिसमें इसको सेटल किया जाएगा, जिसमें इसके बारे में वापस से हियरिंग होगी। तो 8 वीक्स के बाद में होगा, बेसिकली 2 महीने के बाद, की फाइंडिंग्स क्या रहती है इस टेक्निकल कमेटी की, उसके बारे में वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे, इन सारी चीजें होंगी। और इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी था कि कल ही जो एक न्यूज आई थी कि इजरायली एम्बेसडर भारत में आए थे और उन्होंने कहा पेगासस एलिगेशंस पे कि पेगासस को नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस को सेल करने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं, एंड ये सिर्फ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को ही सेल करते। बाकी जब उनसे फर्दर क्वेश्चंस पूछे गए कि क्या ये जो 300 नेम्स की जो लिस्ट है वो सही है, उसको उन्होंने डिनाई रखा।
तो देखते हैं प्रोग्रेस क्या रहती है, मैं आप फर्दर अपडेट करूंगा एंड आपको इस बारे में पूरा अच्छे से जान लेना बहुत जरूरी था। अच्छा देखिए, डायनेमिक्स भी थोड़े चेंज हो गए क्योंकि यूनियन मिनिस्टर्स हैं, एक्टिविस्ट हैं, सब लोग हैं, तो कहीं ना कहीं इसको लेके डर का माहौल है और उसको खत्म करने के लिए इसकी जड़ तक जाना जरूरी है। तो आशा करता हूं आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया हो, क्लियर कट रूप से आपको सारी चीजें मैंने निष्पक्ष रूप से रखी। तो मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में जो कि कल होगा, और शाम को डेली क्विज के फॉर्म में मैं वीडियो पोस्ट करता हूं। प्लीज उसे जरूर 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 देखें एंड चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करके बताएं नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहते हैं। टिल देन धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।